हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्स ग्रुप को बहुत ही डिटेल में सीखा। आज हम एडिटिंग ग्रुप को डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको सम ही नहीं बल्कि वो सभी फंक्शंस दिख जाएंगे जो हम एक्सेल बेसिक फंक्शंस की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन फंक्शंस को सीखना है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक फंक्शन को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को बेसिक सैलरी का सम चाहिए तो मेरे को जिस सेल पे इसका सम चाहिए सबसे पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मेरे को इस सेल पे इसका सम चाहिए तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। ऑटो सम पे जाइए, यहाँ पर सम पे क्लिक कीजिए और ये देखिए एक्सेल ने इस रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप सिंपली एंटर प्रेस कीजिए और ये देखिए आउटपुट हमारे सामने। आप इसी तरीके से बाकी फंक्शंस को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको सिखाने के लिए मैंने शीट 2 पे कुछ डेटा लिया हुआ है। तो चलिए हम शीट 2 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं सी का टोटल कर लेता हूँ। इसके लिए आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप ऑटो सम पे जाइए और यहाँ पर सम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एंटर कीजिए। ये देखिए सी का टोटल हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप डी एंड ई का भी टोटल करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैं इसको अंडू कर देता हूँ Ctrl+Z करके। अब यहाँ पर आप जहाँ तक इस फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं वहाँ तक इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप फिल में जाइए और यहाँ पर राइट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये फॉर्मूला आगे तक कॉपी हो चुका है। तो यही मेन चीज़ होती है फिल की। जो काम आप ड्रैग करके करते थे वो काम आप फिल ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बी एंड ए का भी टोटल निकालना है तो पहले आप वहाँ तक पहले सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फिल में जाइए और यहाँ पर आप लेफ़्ट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पर बी एंड ए का भी टोटल निकल चुका है। तो चलिए हम फिल अप एंड फिल डाउन ऑप्शन को भी सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। अगर मेरे को इसे ऊपर फिल करना है तो मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप फिल में जाइए और यहाँ पर अप पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये ऊपर की तरफ फिल हो चुका है। इसी तरीके से अगर मेरे को डाउन फिल करना है तो मैं डाउन पहले सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से और यहाँ पर आप फिल में जाइए और यहाँ पर डाउन पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये इस तरीके से फिल हो चुका है। फिल ऑप्शन सिर्फ टेक्स्ट एंड नंबर्स पे ही नहीं बल्कि फॉर्मूले पे भी वर्क करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सम फॉर्मूले पे अप्लाई करके दिखाया था। तो चलिए हम फिल में नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं जो है अक्रॉस वर्कशीट। इसके लिए आप फिर से फिल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये हाईलाइट नहीं है तो क्या हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं आपको इस ऑप्शन को हाईलाइट भी करके दिखाऊंगा और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से। तो मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए कुछ शीट क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर इस प्लस के आइकन से शीट क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर शीट 3 एंड शीट 4 क्रिएट कर ली है। अब मैं सिंपली अपनी शीट 2 में जाऊँगा और यहाँ पर आपको सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करके सीधा शीट 4 को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4 सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपको सिंपली फिल में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट्स का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शंस और पूछ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ऑल। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा एज इट इज़ दूसरी शीट्स पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कंटेंट्स। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस डेटा का सिर्फ कंटेंट ही दूसरी शीट्स पे कॉपी होगा, मतलब कि इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगी। और हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट्स। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस डेटा की सिर्फ फॉर्मेटिंग ही दूसरी शीट्स पे कॉपी होगी। जैसे कि हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं और हम यहाँ पर ओके करते हैं और देखिए क्या होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप शीट 3 में जाते हैं तो आप देख सकते हैं उस डेटा की सिर्फ फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी हो चुकी है।
और यू कैन से फिल हो चुकी है। अब हम शीट 4 में जाते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी कॉपी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज़। ये भी आपको फिल में मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पर आप सीरीज़ ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन करता क्या है, ये ऑप्शन बेसिकली आपको एक सीरीज़ क्रिएट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है तो आप उसे कब तक लिखते रहोगे, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपको इंस्टेंटली एक सीरीज़ क्रिएट करके दे देगा जैसे आप चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम दोबारा से फिल में जाएंगे और यहाँ पर हम सीरीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके की विंडो आ चुकी है। यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर सीरीज़ इन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रोज़। इसका मतलब ये है कि हम जो सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो हम एक ही रो में हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन है कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि हम जो सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो हम एक ही कॉलम में वर्टिकली करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम्स ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं। अब हम टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर। इसका मतलब ये है कि हम जो सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं उसमें हम ऐड करना चाहते हैं और हम क्या ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर 2 कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हम जो सीरीज़ क्रिएट करेंगे उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब कि वो सीरीज़ कहाँ तक जानी चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 100 लिख देते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंटली एक सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है और इसमें हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और इस सीरीज़ की लास्ट वैल्यू 100 या उससे कम ही होगी क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू में 100 टाइप किया था। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी लास्ट वैल्यू 99 है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू में 100 टाइप किया था लेकिन हमने स्टेप वैल्यू में 2 टाइप किया था। इसका मतलब ये है हमको 2 की इंक्रीमेंट चाहिए थी। अगर हम 99 में 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पर 101 हो जाएगा, लेकिन हमने स्टॉप वैल्यू में 100 लिखा था तो हमारी जो सीरीज़ है वो 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये 99 पे आकर स्टॉप हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। अब सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टाइप है ग्रोथ। इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, फिर मैं एंटर करके दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम फिर से फिल में जाएंगे और यहाँ पर सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अब की बार लीनियर की जगह पे ग्रोथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कॉलम्स को सिलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पर ग्रोथ का मतलब ये है कि हम जो सीरीज़ बनाना चाहते हैं वो हम मल्टीप्लाई करके बनाना चाहते हैं। और क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो हम स्टेप वैल्यू में टाइप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर अब स्टॉप वैल्यू में हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमारी सीरीज़ की लास्ट वैल्यू होगी। हम मान लीजिए यहाँ पर 20 लिख देते हैं। हमारी सीरीज़ 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है। आप अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 हो जाएगा। अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 32 हो जाएगा। लेकिन हमारी लास्ट वैल्यू थी 20, तो इसलिए ये सीरीज़ यहाँ पर 16 पे आके रुक चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। सीरीज़ ऑप्शन में हमारा नेक्स्ट टाइप है डेट। इसके लिए मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 1/1/2021 डेट लिख लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब इस डेट की सीरीज़ बनाने के लिए हम पहले वाले पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके लिए हम दूसरा पैटर्न यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें जहाँ तक डेट की सीरीज़ चाहिए हम इसी कॉलम में नीचे के सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर A14 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम फिर से फिल में जाएंगे और यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने सीरीज़ में कॉलम्स को एंड टाइप में डेट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर डेट की यूनिट को सिलेक्ट करना है, तो हम 1 बाय 1 इन सभी को सीखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर फ़िलहाल डे को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम स्टेप वैल्यू में मान लीजिए 1 का इंक्रीमेंट लेते हैं और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमारी सीरीज़ बनेगी। हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए, आप चाहें
तो इसी पैटर्न को इस तरीके की सीरीज़ को बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने डेट में इसी पैटर्न को यूज़ क्यों किया, इसका रीज़न ये है कि एक्सेल में हर एक डेट की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे कि मैं इस डेट की वैल्यू को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको जनरल पे सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए इस डेट की वैल्यू 44,197 है। तो मैं आपको सिंपली ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल में किसी भी ऑप्शन, फॉर्मूला और फंक्शन को डेट पे अप्लाई करते हैं तो एक्सेल उस डेट को नहीं बल्कि उस डेट की वैल्यू को कंसिडर करता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं इस सेल पे एक और डेट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से 1/1/2021 लिखता हूँ। यहाँ पर एंटर किया, दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और हम फिर से फिल में जाते हैं और यहाँ पर सीरीज़ पे सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम पिछले वाले पैटर्न से ही यहाँ पर डेट की सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले तो कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम डे को ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर स्टेप वैल्यू में हमें 1 का इंक्रीमेंट चाहिए और यहाँ पर हमें स्टॉप वैल्यू में क्या लिखना है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी लिखेंगे तो हमें एक्सेल आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में आपको उस डेट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिस डेट तक आप सीरीज़ बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 31 जनवरी 2021 तक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 31 जनवरी 2021 की डेट वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं यहाँ पर उस डेट को टाइप करता हूँ 31 जनवरी 2021। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम नंबर में इस ड्रॉप डाउन से जनरल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए हमको उसकी डेट वैल्यू पता लग चुकी है। तो हम फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से फिल में जाते हैं और यहाँ पर सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फिर से कॉलम, डेट एंड डे इनको सिलेक्ट करते हैं और स्टेप वैल्यू में हम 1 ही रहने देते हैं और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में हमें इस डेट वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 44,227 ये मैंने टाइप किया। अब यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और ये देखिए हमारी पूरी सीरीज़ बन चुकी है और ये 31 जनवरी 2021 तक ही गई है। अगर आप स्टॉप वैल्यू में कोई भी नंबर लिख देते हैं तो एक्सेल उस नंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और आपकी ये सीरीज़ नहीं बन पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और डेट ले लेता हूँ, जैसे कि 1/1/2021 और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, फिर से इसी डेट को सिलेक्ट करता हूँ और हम फिर से फिल में जाते हैं और यहाँ पर सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम वीकडे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमको स्टॉप वैल्यू में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन करते तो हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया है तो हमें इसको यहाँ पर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। मान लीजिए हम यहाँ पर 31 जनवरी तक वीकडेज़ की सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 31 जनवरी की डेट वैल्यू को टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 31 जनवरी की डेट वैल्यू है 44,227, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू टाइप कर दी है। अब हम इस सीरीज़ को इसी कॉलम में चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीरीज़ इन में कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ओके करते हैं और ये देखिए हमारी सीरीज़ बन चुकी है और ये 31 जनवरी तक वीकडेज़ की सीरीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 के बाद सीधा 4 जनवरी 2021 है, क्योंकि यहाँ पर 2 एंड 3 जनवरी को सैटरडे एंड संडे होगा। आप चाहें तो इसको कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। अब इतना काम तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए फिर से फिल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर सीरीज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप डेट यूनिट में मंथ एंड ईयर ऑप्शन को देख सकते हैं। आप इन दोनों ऑप्शन को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा टाइप में नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोफिल। इसके लिए फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर कुछ डेटा टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर जनवरी लिख देता हूँ। अब हमें जहाँ तक इसे ऑटोफिल कराना है वहाँ तक सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ तक ऑटोफिल कराना है तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब हम फिर से फिल में जाएंगे और यहाँ पर सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑटोफिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे और आप ये देख सकते हैं जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च,
फिर अप्रैल, और इस तरीके से सीरीज़ बन चुकी है। अब यहाँ पर ये सीरीज़ क्यों बनी, इसके बारे में मैं आपको अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें हमने एक्सेल ऑप्शंस के बारे में बात की थी। वहाँ पे मैंने आपको कस्टम लिस्ट के बारे में बताया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी लिस्ट बनाकर उस पर ऑटो फिल ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए हम सीरीज़ में नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं, जो कि है ट्रेंड। इसके लिए हमको कम से कम 2 वैल्यूज़ तो लिखनी ही पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 के बाद सीधा 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए नीचे तक सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से फिल में जाते हैं और हम सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ट्रेंड, इसको हमने टिक कर दिया। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए क्या हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। मतलब कि जैसा ट्रेंड हमने स्टार्टिंग में बताया था एक्सेल को, एक्सेल ने उसको समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर एक सीरीज़ क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से आप ट्रेंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम 2 वैल्यूज़ तो लिखनी ही पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेल आपको आगे की सीरीज़ बनाकर देगा। तो मैंने यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन को बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिल में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो जस्टिफाई ऑप्शन को सिखाने के लिए यहाँ पर मैंने M1 सेल में इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप चाहें तो किसी एक सेल में इतना लंबा पैराग्राफ लिख के ट्राई कर सकते हैं, वो इसी तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब ये पैराग्राफ एक ही लाइन में आपको शो हो रहा है और ये पूरी तरीके से भी शो नहीं हो रहा। अगर हमें इसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करके एक पैराग्राफ के रूप में शो करना है, तो हमें सिंपली जहाँ तक अपना पैराग्राफ चाहिए हम उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे को इतने एरिया में अपना पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया। अब हम सिंपली फिल में जाएंगे और यहाँ पर हम जस्टिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो जस्टिफाई ऑप्शन यही काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फिल में हमारा लास्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस और दिख जाते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इससे जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर का सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम फिर से क्लियर पे क्लिक करते हैं और ये देखिए क्या हुआ, इसके अंदर जितना भी कंटेंट था वो सब क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, हम फिर से क्लियर में जाते हैं और यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसके अंदर की सिर्फ फॉर्मेटिंग ही क्लियर हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेल का बैकग्राउंड कलर भी क्लियर हो चुका है और यहाँ पर जो डी का साइज़ बड़ा था वो फिर से स्मॉल हो चुका है। तो चलिए हम क्लियर में नेक्स्ट ऑप्शन को सीखते हैं। फिर से क्लियर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स। इसको सिखाने के लिए मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम फिर से क्लियर में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब इस सेल की फॉर्मेटिंग तो रही है लेकिन इसके अंदर का कंटेंट क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब क्लियर में हमारे 2 ऑप्शन रह जाते हैं, क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक्स। अब एक कमेंट्स एंड हाइपरलिंक्स होते क्या हैं, इनके बारे में हम इंसर्ट टैब एंड रिव्यू टैब में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि इन 2 ऑप्शन से हाइपरलिंक्स एंड कमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए अब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस और आ चुके हैं। अब इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे किसी डेटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट A to Z। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए हमारे सामने इस तरह की विंडो आ चुकी है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कॉलम को सॉर्ट करते हैं तो सिर्फ ये कॉलम ही सॉर्ट नहीं होगा, इसके साथ ही पूरा डेटा सेट सॉर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर सॉर्ट हो जाने के बाद सबसे नीचे चला जाता है तो स्पाइडरमैन भी उसके साथ नीचे जाएगा और उसके सामने की डेट भी नीचे जाएगी। मतलब कि ये जो पूरा डेटा सेट है ये पूरा सॉर्ट होगा, सिर्फ ये अकेली कॉलम सॉर्ट नहीं होगी। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं
तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया ही सॉर्ट होगा, पूरा डेटा सेट सॉर्ट नहीं होगा। अब हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को सीखते हैं। जैसे कि मैंने एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ और देखिए क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा सेट ही सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर मैनेजर के सामने जो स्पाइडरमैन था वो भी सॉर्ट होकर नीचे आ चुका है, और मैनेजर के सामने वाली जो डेट थी वो भी सॉर्ट होकर नीचे आ चुकी है। इसी तरह से हम इसी कॉलम को सिलेक्ट रहने देते हैं। हम फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन है सॉर्ट Z to A। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये फिर से हमसे वही दो ऑप्शन पूछता है। अब की बार हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और ये देखिए, अब सिर्फ यहाँ पर ये सिलेक्टेड एरिया ही सॉर्ट हुआ है, ये पूरा डेटा सॉर्ट नहीं हुआ। जो जहाँ था वो वहीं है, सिर्फ ये कॉलम ही सॉर्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट। इसको हम एडवांस एक्सेल में सीखेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। इसको सीखने के लिए पहले इस पूरे डेटा सेट में कहीं पर भी क्लिक कीजिए इस तरीके से। अब हम फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए, अब यहाँ पर ही फिल्टर लग चुके हैं। अब इस फिल्टर का यूज़ क्या होता है, इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को जैसे चाहे वैसे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट ऑल पे टिक हो रखा है। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, अब अगर मेरे को सिर्फ बैटमैन का डेटा चाहिए तो मैंने बैटमैन को सिलेक्ट किया। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए, ये पूरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब मेरे सामने सिर्फ बैटमैन का डेटा ही शो हो रहा है। अब वो बाकी का डेटा कहाँ गया, वो कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है। उसको हम चाहें तो फिल्टर को क्लियर करके वापस ला सकते हैं। जैसे कि मैं क्लियर फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए, हमारा डेटा फिर से वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ये देखिए, आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए, अब यहाँ पर हमें वो टाइप करना है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन को फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन लिखता हूँ इस तरीके से। अब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, एक्सेल को जहाँ पर सबसे पहले स्पाइडरमैन मिला उसने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। इसी के साथ हम रिप्लेस ऑप्शन को भी सीख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये देखिए, फाइंड वर्ड में हमको वो टाइप करना है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं छोटा भीम लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर छोटा भीम लिख दिया है। अब रिप्लेस विद में आपको वो टाइप करना है जिसको आप इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भीम लिख देता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। यहाँ पर इसको सिर्फ एक छोटा भीम मिला जिसको इसने भीम से रिप्लेस कर दिया। अब छोटा भीम छोटा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है दोस्तों। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। इसके लिए फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर गो टू पे जाइए और ये देखिए, इस तरह की विंडो आपके सामने आ चुकी है। इस ऑप्शन को सिखाने के लिए सबसे पहले मुझे इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। और इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+T। इस तरीके से मैंने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं फिर से होम में जाता हूँ और यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल का नेम यहाँ पर आ चुका है जो था टेबल 1। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, हमारी ये पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं इस पूरी वर्कबुक में कहीं पर भी होता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं शीट 4 में चला जाता हूँ। अब मेरे को दोबारा से उसी डेटा पे जाना है, तो मैं फिर से फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर गो टू में जाऊँगा और हमारी टेबल का नाम था टेबल 1। इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर से मैं ओके करूँगा और ये देखिए, मैं फिर से अपने इसी डेटा के पास आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू स्पेशल। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूलाज। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस पूरी वर्कशीट में जहाँ जहाँ फॉर्मूला होगा ये उन सेल्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए, इन सेल्स में फॉर्मूला लगा हुआ है, इस वजह से ये सेल सिलेक्टेड है। इसी तरीके से हम फिर से फाइंड एंड सिलेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में हमने अभी सीखा नहीं है, तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन भी अभी हमने नहीं सीखा, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट ऑप्शन है कॉन्स्टेंट्स। फिलहाल के लिए हम बाकी के ऑप्शंस को स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हमने
डेटा वैलिडेशन और ऑब्जेक्ट्स को नहीं सीखा है। जब हम इनको सीख जाएंगे तब हम इनकी भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये ऑप्शन जहाँ पर भी हमने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को यूज़ किया होगा उस सेल को सिलेक्ट करेगा और ये बाकी की दो ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं। तो चलिए हम अपने लास्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए मैं इस पूरी वर्कशीट में कहीं पर भी क्लिक करता हूँ इस तरीके से, फिर मैं फाइंड एंड सिलेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, इस पूरी वर्कशीट में जहाँ जहाँ पर इसको कॉन्स्टेंट्स मिले, मतलब कि ऐसी सेल्स जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, इस ऑप्शन ने उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर कांस्टेंट्स का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज जो कोई फॉर्मूला ना हो या फिर जो ऑटोमेटिकली चेंज ना होती हो। तो इस तरीके से हमने होम टैब के बेसिक ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग ऑप्शंस के लिए मैं जल्द ही वीडियो ले आऊँगा। उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।